तो रोज़गार के लिए हमारे बिहार में फैक्ट्रियाँ लगानी होंगी, कंपनियाँ लगानी होंगी। तो हमारे नीतीश कुमार जी कहते हैं यहाँ समुंदर नहीं है तो फैक्ट्री नहीं होगी। भाई कहाँ का लॉजिक है भाई? तो मोदी जी भी 2 करोड़ रोज़गार दिए थे, उसकी कितनी सच्चाई आप भी जानते हैं। बिहार में असल विकास तभी होगा जिस दिन बाहर के लोग बिहार में नौकरी करने के लिए आएंगे। और अभी जैसे कि देख रहे हैं इनको, लालू जी के बेटे ने बोला है कि वो जैसे उन्होंने वादा किया है कि वो 10 लाख जॉब देंगे। जिस दिन उनका पहला सिग्नेचर चलेगा उस दिन वो 10 लाख जॉब के लिए सिग्नेचर करेंगे। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको होना चाहिए वहाँ पे। मेरे हिसाब से अभी जो पुष्पम प्रिया चौधरी जो नया पार्टी के साथ आई है, प्लूरल्स पार्टी, उनको मैं समर्थन करता हूँ या करूँगा आगे। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद और इस वक्त हम मौजूद हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कैंपस में। यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र हैं हमारे साथ और हम इनसे बात करेंगे कि चुनाव को लेकर के छात्र क्या सोच रहे हैं और छात्रों का क्या मुद्दा है। मेरा नाम निशांत मिश्रा है। निशांत मिश्रा। और दरभंगा का ही रहने वाला हूँ। अच्छा जी। और मेरे हिसाब से अभी बिहार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रोज़गार का। और मैं एग्जैक्टली किसी एक पार्टी को नहीं चुनना चाहूँगा, ठीक है। जो भी पार्टी ये चीज़ का सलूशन करेगा उनको होना चाहिए वहाँ पे। तो आपको क्या लगता है, पिछले 15 साल से नीतीश कुमार बिहार के जो है मुख्यमंत्री के पद पे हैं, एनडीए सरकार के साथ है वो, पिछला 15 साल में आपको क्या लगता है नीतीश कुमार ने इन मुद्दों के ऊपर ध्यान नहीं दिया क्या? नहीं दिया है, लेकिन एक स्पेसिफिक एफर्ट नहीं दिया उन्होंने इस चीज़ पे। और अभी जैसे कि देख रहे हैं इनको, लालू जी के बेटे ने बोला है कि वो जैसे उन्होंने वादा किया है कि वो 10 लाख जॉब देंगे। जिस दिन उनका पहला सिग्नेचर चलेगा उस दिन वो 10 लाख जॉब के लिए सिग्नेचर करेंगे। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो तेजस्वी जो ये वादा किया है, ये वादा आप युवाओं को, छात्रों को कितना भरोसेमंद लग पा रहा है? देखिए, नेता का बात भरोसेमंद का होता नहीं है। हम लोग तो बस फोरकास्ट करते हैं कि ये करेगा या नहीं करेगा, है ना। और फोरकास्ट अगर गलत निकलता है तो वो कहीं ना कहीं जनता का गलती होता है कि आप गलत नेता चुन रहे हैं ना। तो बस इतना ही था इस बात पे, रोज़गार के बात पे। तो क्या लगता है कि बदलाव की ज़रूरत है बिहार को? बिल्कुल, बिहार के पूरे देश को बदलाव की ज़रूरत है। और जो बदलाव लाएगा वही एक अच्छा नेता कहलाएगा। मेरा नाम आनंद कुमार हुआ। आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मेरा MSc कंप्लीट हो गया, एग्ज़ाम दे चुके हैं फाइनल सेमेस्टर का। क्या सबसे बड़ी समस्या क्या है आप छात्रों के सामने? छात्रों के सामने और आम आवाम के सामने, सबके सामने, छात्र ही नहीं, जो बिहार के आम आवाम हैं उन सब के सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी का ही है। और हमको लगता है कि जो भी सरकार बने, चाहे NDA की बने चाहे महागठबंधन की बने, सबसे पहले रोज़गार को प्राथमिकता देनी चाहिए। और रोज़गार आएगा कहाँ से, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो रोज़गार के लिए हमारे बिहार में फैक्ट्रियाँ लगानी होगी, कंपनियाँ लगानी होगी। तो हमारे नीतीश कुमार जी कहते हैं कि यहाँ समुंदर नहीं है तो फैक्ट्री नहीं होगा। भाई कहाँ का लॉजिक है भाई? तो कंपनियों को बताना होगा कि हम आपके लिए एक फेवरेबल माहौल यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, आप यहाँ आइए, आप अपने बिजनेस को बढ़ाइए, तो फिर कंपनियाँ आएगी और रोज़गार बढ़ेगा। ये वादे हवाई वादे करने से नहीं होगा। कोई कह रहा है कि हम 10 लाख दे देंगे, कोई कह रहा है 19 लाख दे देंगे, कोई कह रहा है 35, कोई कह रहा है 70। अरे ऐसे करने तुम कह दो, मोदी जी भी 2 करोड़ रोज़गार दिए थे, उसकी कितनी सच्चाई आप भी जानते हैं। कोरोना काल में रोज़गार देने की तो बात छोड़ दीजिए, कितने लोगों की रोज़गार छीन गई, इसकी चिंता किसी को नहीं है। बिहार में असल विकास तभी होगा जिस दिन बाहर के लोग बिहार में नौकरी करने के लिए आएंगे। ये हमारे लिए इससे बड़ा शर्म का बात नहीं है कि आज़ादी के इतने दिनों बाद भी आज बिहार गर्व से कभी नहीं, जहाँ भी जाता है बिहारी लोग उसको लोग हे दृष्टि से देखता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे कुछ नहीं है। कौन है जिम्मेदार इसके लिए? बिल्कुल, जिसकी जिम्मेदारी हम लोग सौंपते हैं, यहाँ के नेता प्रतिनिधि जिम्मेदार हैं यहाँ के। देखिए, सड़क बिजली भी ज़रूरी है, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी रोज़गार है। और बिहार को पिछड़ने का सबसे बड़ा जो वजह है मेरे समझ से जो लगता है कि आज भी यहाँ जो है ना जाति पाति को देख करके वोट देना, ये हमारे समुदाय का है, मतलब वो कितना भी बड़ा क्राइमर क्यों ना हो, कितना भी मतलब उसके पास एजुकेशन चाहे जो हो, बट अगर वो हमारे जाति का है तो चलो भाई इसी को वोट देना है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का अभी भी फ़ायदा उठाता है लोग। ये अभी इस बार बड़ा खुशी की बात है कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है ये जाति पाति से उठ करके रोज़गार की बात लोग कम से कम कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा देन तेजस्वी यादव है, जिनको मैनिफेस्टो में हर तबके के लोगों को उन्होंने टिकट दिया है और रोज़गार की जो वादा किया है तो सब लोग रोज़गार की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये बात कहाँ तक सच होती है, लेकिन हम तो उम्मीद करते हैं नई सरकार से
कि भाई आप अच्छा करो तभी आप टिक पाओगे, नहीं तो जो हालत आज नीतीश कुमार की बनी हुई है, आप देख रहे हैं जहाँ भी जा रहे हैं विरोध का सामना करना पड़ रहा है उनको। विद्यार्थी उनको देखना नहीं चाह रहा है। एक समय था जब कांग्रेस को भी इंदिरा गांधी नाम की चमक का जो है ना फ़ायदा बहुत मिला था। मोदी जी भी अपने चमक का फ़ायदा बहुत लिए, लेकिन चमक जो है ना ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है किसी का भी हो। आप विकास की बात कीजिएगा, आजकल सब लोग जनता को ज़्यादा दिन तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते। आज सबके पास सोशल मीडिया फ़ोन है और सच्चाई सबको पता चल गई है, तो आप ज़्यादा दिन तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मेरा नाम रजत मिश्रा है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ अभी। यहीं से? नहीं, मैं पंजाब से कर रहा हूँ। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई जो शुरुआती थी वो कहाँ हुई, यहीं हुई? हाँ, शुरुआती मेरा 10th तक यहाँ हुआ है, उसके बाद मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ 10th के बाद पंजाब से। किनके वादे आप लोगों को लुभा रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार आए तो उन्होंने हर पॉइंट पे कुछ पॉइंट्स पे उन्होंने डेवलपमेंट किया, ठीक है। जो सड़कें नहीं थी सड़क बनवाए, बिजली का सही किया और भी काम किए बहुत। पर 15 साल किए उनके जो एजेंडाज थे उन्होंने पूरे किए, पर अब क्या, अब वो कुछ नहीं कर रहे हैं जिसके लिए हम उन्हें वोट दें, ठीक है। और जो तेजस्वी यादव हैं, जो उनके पिताजी जो थे, उनका एक बहुत अच्छा राज नहीं रहा है, जंगल राज माना जाता है उसको, तो उन पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी जो पुष्पम प्रिया चौधरी जो नया पार्टी के साथ आई है, प्लूरल्स पार्टी, उनको मैं समर्थन करता हूँ या करूँगा आगे। और मेरा मानना है कि वो अगर आएंगी तो युवा हैं, नए हैं और कुछ करेंगे बिहार के लिए, बिहार के हित में कुछ करेंगे। आपने जैसे कहा कि तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव का जो दौर गुजरा वो एक जंगल राज के तौर पे गुजरा। आपने कभी लालू राज को स्टडी किया है खुद कहीं के किसी ऐसे दस्तावेज़ में जहाँ से उनके दौर की सही है सारी बातें पता चली आपको? नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है, कहीं कोई आर्टिकल नहीं पढ़ा है मैंने। तो ये आपको कैसे मतलब पता चला कि लालू राज जंगल राज था? मुझे पता, मैं तो मतलब कि था 15 साल पहले, ऑब्वियसली मैं था, मेरा जन्म हो गया था, पर उतना बुद्धि समझ नहीं था कि मैं समझ सकूं जंगल राज क्या होता है या क्या उस टाइम का दौर था। पर हाँ, ये मेरे गार्जियन या फिर जो बड़े हैं जो उस टाइम में देख चुके हैं उस टाइम को, तो वही बताते हैं कि ऐसा होता था, किडनैपिंग होता था, लड़की या लड़के भी 7 बजे 5 बजे 6 बजे के बाद निकलते थे, तो एक डर के साथ निकलते थे कि क्या पता कहीं अगवा न कर लिया जाए। और भी सड़क सही नहीं था, ठीक है, बहुत रीजन्स थे, चोरियां होती थी, खुलेआम डकैतियां हो जाती थी, गाड़ी छीन लिए जाते थे, ऐसा बताते हैं जो हमारे सीनियर्स जो हमसे बड़े हैं वो बताते हैं। तो इसी सबसे पता चला, मैंने कोई आर्टिकल नहीं पढ़ा। क्या सिर्फ इस वजह से तेजस्वी को इग्नोर कर देना चाहिए कि उसके पिता के राज में जंगल राज था जिसकी वो सज़ा भी भुगत रहे? नहीं, इस वजह से तो नहीं करना चाहिए, पर मेरा ये पूछना है, एक बात मैं पूछना चाहूँगा तेजस्वी यादव से कि अगर ऐसा है कि वो अलग एक इंडिविजुअल रूप में आना चाहते हैं, अपने पिता से ताल्लुकात नहीं रखवाना चाहते हैं जनता को, तो वो क्यों नहीं ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ उनके पिता के राज में जंगल राज था और वो ऐसा नहीं करेंगे, जो उनके पिता ने किया वो इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं होने देंगे। अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो युवा है, छात्र हैं, आप लोगों को क्या लगता है जो डिसीज़न लिए गए, चाहे वो नोटबंदी था या GST जिस ढंग से लगाया गया या फिर लॉकडाउन, सबसे बड़ी बात कि कोरोना को लेकर के जो लॉकडाउन लगा और उसके अंदर जो परिस्थिति सामने निकल के आई, ख़ासतौर से बिहार के लोग जो बाहर हुआ करते थे छोटे छोटे काम के लिए या फिर बड़े काम के लिए, कोई प्रोफेशनल भी थे, ये सब सिचुएशन को आप लोग कैसे देखते हैं? अगर एनडीए का सबसे पहले जैसा आप बता रहे हैं, उन्होंने कुछ मेजर डिसीजंस को, जैसे आपने बताया नोटबंदी, GST, उनके मेजर डिसीजंस में कहीं ना कहीं उन्होंने प्लान अच्छा किया, लेकिन अब अच्छे से हो नहीं पाया या फिर उनका एफर्ट वैसा नहीं था, वो अलग बात है। लेकिन उन लोगों का प्लानिंग अच्छा था, क्या लगता है वो बहुत अच्छा था उन लोगों का। लेकिन डिसीज़न ठीक है, अच्छा था, डिसीज़न जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ और उसका जो रिज़ल्ट आया वो क्या फ़ायदेमंद रहा या नुकसानदेह रहा? अगर हम भारत की बात करें, भारतीयों की बात, पार्शली फ़ायदेमंद है और पार्शली नुकसान भी हुआ, बहुत नुकसान भी हुआ और कुछ सेक्टर में फ़ायदा भी हुआ इस चीज़ से। जो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो वादों की झड़ी लगी हुई है अभी चुनाव को लेकर के, सबसे ज़्यादा भरोसा किसके वादे पे हो रहा है आप लोगों को? अभी बताइए कि जो लोग सत्ता में हैं, जो ऑलरेडी सत्ता में प्रेजेंट हैं, जो सत्ता में रहते हुए रोज़गार नहीं दे पाए, वो वादा कर रहे हैं कि हम आएंगे तो रोज़गार देंगे। तो भाई आप इतने दिनों से क्या कर रहे थे? तो रही बात तेजस्वी की, जब तक आप उनको मौका नहीं देंगे तब तक आप उससे डिमांड कैसे कर सकते हैं? पहले तो आप उनको मौका दीजिए ना, मौका देंगे तभी हम, अगर वो नहीं कर पाए तब उनसे सवाल करेंगे। लेकिन जो लोग सत्ता में हैं वो तो पिछले बार भी आए थे, हमारे मोदी जी भी 2 करोड़ रोजगार दे के गए थे, हमारे नीतीश कुमार जी भी समय समय पर घोषणा करते रहते हैं। अब किसकी घोषणा में कितनी सच्चाई आप भी देख रहे हैं। रही बात तेजस्वी की, मौका दीजिए इसको,
अच्छा करेंगे, उम्मीद करते हैं। ये यूनिवर्सिटी बहुत पॉपुलर है और बहुत रेप्यूटेड है, ऑब्वियसली सब जानते हैं। बिहार में एक अलग नाम रखता है ये यूनिवर्सिटी, और संस्कृत यूनिवर्सिटी, और दरभंगा एक ऐसा जगह है जहाँ 2 यूनिवर्सिटी एक साथ में है। तो ये बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, और शिक्षा व्यवस्था भी अच्छा यहाँ का नहीं है। नाम है यूनिवर्सिटी का, पर शिक्षा व्यवस्था यहाँ का अच्छा नहीं है। चाहे वो नीतीश कुमार का सरकार हो या फिर लालू यादव का, पहले भी अभी भी शिक्षा व्यवस्था यहाँ का अच्छा नहीं है, हेल्थ अच्छा नहीं है। और जहाँ तक की बात है कि मैं खुद पंजाब से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, पर मैं उसमें नहीं गया क्योंकि यहाँ का व्यवस्था अच्छा है। बताया मैंने आपको कि शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है उसमें। स्थिति तो ये है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें आधा से ज़्यादा प्रोफेसर्स के पोस्ट खाली हैं। उसके बाद यहाँ की जो लाइब्रेरी है उसमें अपडेटेड किताब नहीं है। जो भी किताबें हैं वो 1990 और 1995 की किताबें रखी हैं यहाँ पे। और बिहार का सबसे पहला यूनिवर्सिटी है जो CBCS लागू किया है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे कोई भी अपडेटेड बुक नहीं है। अगर आप कोई भी बुक ढूंढने जाओ CBCS पैटर्न का, तो आपको एक भी बुक नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ के VC से आग्रह करना चाहेंगे कि आप प्लीज़ लाइब्रेरी को अपग्रेड कीजिए, बच्चों को हेल्प मिल पाए। क्योंकि CBCS एक नया चीज़ है और यहाँ के बच्चों के लिए नया है, पहली बार लागू हुआ है। तो प्लीज़ आप लाइब्रेरी को अपग्रेड कीजिए। और बाकी रही हर डिपार्टमेंट के शौचालय को आप जा करके देख लीजिए, इतना बुरा हाल है उस शौचालय का। अच्छा, कि आप जा नहीं सकते, बिना नाक पे कपड़ा रखे हुए तो जा ही नहीं सकते। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, हर डिपार्टमेंट की यही हालत है। यूनिवर्सिटी में ऐसा हाल है? बिल्कुल, यूनिवर्सिटी की साफ़ सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। ये यूनिवर्सिटी की हालत है। मेरे हिसाब से बहुत दर्दनाक है, बहुत शर्मनाक है कि ऐसा होता है। जब बिहार के मज़दूर, प्रवासी मज़दूर दूसरे स्टेट्स में फंसे हुए थे, तो बिहार के चीफ मिनिस्टर के पास उनके फ़ंड में इतना पैसा नहीं था। वो कहते थे ऐसा कि पैसा नहीं है कि हम उन्हें लेके आएँ, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दिलवा पाएँ। और आज देख रहे हैं हम कि वो अपने चुनाव प्रचार में नीतीश कुमार जी हेलीकॉप्टर दौड़वा रहे हैं, चॉपर से ये वो करवा रहे हैं, और मोदी जी भी आए, इतना खर्चा हुआ। तो ऑब्वियसली ये बात तो ठीक है कि वो PM हैं देश के, तो एक वो रखते हैं, एक रेप्यूटेशन रखते हैं, तो उनके ऊपर इतना खर्चा होना ठीक है। पर आप जनता के बारे में भी तो सोचो सर। आप अगर जनता के बारे में, जनता आपके फंसे हुए हैं बिहार के लोग, और आपके पास पैसे नहीं है, पर आपके पास इतना खर्च करने के लिए अपने ऊपर पैसे हैं, तो ये तो बहुत बहुत बुरा बात है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को, किसी भी सरकार या राजनीतिक पार्टियां जो भी है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक छात्र वाला मैसेज क्या होगा आप लोगों की तरफ से? छात्र वाला मैसेज मैं यही कहूँगा कि बस बोलने से कुछ नहीं होता, आप करो। आप पे तभी आपको 15 साल मिले। नीतीश कुमार को ठीक है आपने किया, पर आप इसी चीज़ पे कि सड़क बनवा दिया, बिजली दे दिया, इसी चीज़ पे तो आप हमेशा नहीं जीतते रहोगे ना। आपको कुछ ना कुछ तो और करना पड़ेगा। जो आप एजेंडा में लाते हो उसको पूरा करो। शराब बंद करवा दिया, पर शराब पूरा तरह से बंद तो नहीं हुआ। शराब अभी भी मिलता है, हर जगह मिलता है, और जो शराब का टैक्स आना चाहिए था वही नहीं मिलता है। जिस शराब से टैक्स मिलता था वो चीज़ अब नहीं मिलता, पर शराब हर किसी को मिलता है। वो महंगी मिल रही है, वो महंगा मिल रहा है। तो ये तो और भी बुरा हो गया कि टैक्स नहीं मिल रहा है पर सामान मिल रहा है। मतलब ये ऐसा हो गया कि जिस चीज़ को बंद करना चाह रहे थे वो और ज़्यादा हो गया, और उसी जो सरकार को इनकम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, वो ख़त्म हो गया। तो ये तो और भी बुरा हो गया, और लोगों को महंगा मिल रहा है। तो ये सब करने से कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक है, आपका सोच सही था, अच्छा था, पर आप उसको इम्प्लीमेंट भी तो सही तरीके से करो। आपके खुद के जो आप जिन पे ट्रस्ट करते हो, वो खुद जो भी नेता हो या फिर कोई भी जो रिप्रेजेंटर हो, वो बेचते हैं। मैं पता नहीं कौन बेचते हैं, पर लोग तो यहीं के हैं जो बेचते हैं, लोग यहीं के हैं जो पीते हैं। तो ये चीज़ आपके एरिया में हो रहा है और हो ही रहा है लगातार, तो इसको आप देखना चाहिए। अब इसको आप इम्प्लीमेंट करो, सही से करो, एफर्ट लगाओ, और क्या है। बिना नाम लिए किया लालू परिवार के ऊपर कि 6-6 7-7 बेटी के बाद बेटा, तो इस तरह का अटैक नीतीश के ज़ुबान से अगर निकलता है तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं? बिल्कुल अमर्यादित भाषा है ये। इस तरह का मतलब बयानबाजी नहीं करना चाहिए था नीतीश कुमार को। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या लगता है ऐसा किस फ्रस्ट्रेशन में कर रहे हैं? देखिए, उनको भी मालूम है कि वो तेजस्वी यादव का काउंटर नहीं कर रहे हैं। वो तेजस्वी यादव का जो हवा चल रहा है यहाँ पे अभी पूरे बिहार में, एक बदलाव की जो हर जाति के, हर तबका का लोग इसको पसंद कर रहे हैं तेजस्वी यादव को, और नीतीश कुमार जी काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। तो इस फ्रस्ट्रेशन में वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं। वैसे नीतीश कुमार जी काफ़ी संयमित नेता थे, माना जाता था, किसी पर वो अभद्र टिप्पणी नहीं करते थे, लेकिन पता नहीं इस चुनाव में वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। अब इसका वजह क्या है ये पता नहीं, बट ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो ये थे हमारे मिथिला के छात्र, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के छात्र हैं ये, दरभंगा के लोग थे, और छात्रों से हमने बात किया और जानने की कोशिश की कि छात्रों का मिजाज क्या है चुनाव को लेकर के, बिहार की सरकार को लेकर के। चाहे वो अब तक की सरकार नीतीश कुमार जो हैं उनकी बात भी हुई,
चुनाव को लेकर के भी बात हुई कि चुनाव में किस तरह से जो है युवाओं के जो मुद्दे हैं, रोज़गार और भी बहुत सारी चीज़, इसके ऊपर इन लोगों ने खुल करके अपने विचार रखे। फ़िलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए। दरभंगा से मैं इम्तियाज़ अहमद।